हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग भारतीय संविधान का अध्ययन करेंगे और भारतीय संविधान में हम लोग भारतीय संघ राज्य क्षेत्र के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। और इसमें हम लोग देखेंगे कि भारत में किस प्रकार से राज्यों का, संघ राज्य क्षेत्रों का गठन किया गया, उनके गठन के समय किस प्रकार की समस्याएं आई और इन संघ राज्य क्षेत्रों और राज्यों के गठन से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद क्या क्या हैं। आजादी के बाद हमारे देश में कुल कितने प्रांत थे, कितने रजवाड़े थे और उनको किस प्रकार से अपने देश में मिलाया गया, इनको मिलाने में किसका सबसे ज्यादा योगदान था। फिर देखिए कब हमारे देश में राज्यों को भाषा के आधार पर गठित किया गया। ये सारी बातें आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। अब फिर अंत में हम लोग देखेंगे कि वर्तमान में अपने देश में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेशों का शासन किसके द्वारा चलाया जाता है और बाकी के अन्य राज्यों का प्रशासन किस प्रकार चलाया जाता है। तो चलिए देखा जाए आज की क्लास में कि महत्वपूर्ण बातें क्या क्या हैं। जैसे कि देखिए आपको इस इमेज में दिख रहा है कि भारतीय संविधान में देखिए ये हम लोगों को आज पढ़ना है भारतीय संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है। और भारतीय संविधान और उसके राज्य क्षेत्र में हम लोग देखेंगे कि कौन से भाग में इसका दिया गया है इस बातें। तो ये सब भाग 1 में है और इसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 है। तो चलिए देखा जाए। देखिए आज का जो टॉपिक है वह है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी भारत किस प्रकार राज्यों का संघ है और उसका राज्य क्षेत्र किस प्रकार का है, कहां कहां तक है। इसको देखिए इंग्लिश में कहा जाता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, ठीक है। तो देखिए इसका वर्णन देखिए भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक में किया गया है और बताया गया है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र किस किस प्रकार से गठित किए जा सकते हैं और उनकी सीमा कहां तक है। देखिए 4 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 1 से लेकर 4। देखिए संघ एवं इसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखिए, जिसमें अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि संघ के क्षेत्र का नाम, यानी जो भारत एक संघ है राज्यों का तो उसके क्षेत्रों का नाम क्या होगा, ठीक है। फिर दूसरी देखिए अनुच्छेद में बताया गया है कि नए राज्यों का नामांकन या अथवा उनकी स्थापना किस प्रकार से की जाएगी और की गई थी, दोनों बातें। फिर उसके बाद देखिए भाग 2A भी बनाया गया था, ये सिक्किम से संबंधित था और सिक्किम पहले अपने देश का हिस्सा नहीं हुआ करता था। इसको 35वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको भारत में शामिल किया गया था, लेकिन उस समय इसे पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया था और 36वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया, ठीक है। इसको वर्तमान में निरस्त कर गया था। जब इसको भारत के साथ शामिल किया गया था तब यह अनुच्छेद नया बनाया गया था, लेकिन जब इसको भारत का पूर्ण राज्य बना लिया गया तो इसको इस अनुच्छेद को निरस्त कर दिया गया। वर्तमान में यह अनुच्छेद निरस्त है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 3 में देखिए क्या किया गया है कि नए राज्यों की स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा अथवा नामों में परिवर्तन, यानी अनुच्छेद 3 में बताया गया है कि नए राज्यों की स्थापना किस प्रकार की जाएगी और वर्तमान राज्यों के सीमा में, उनके क्षेत्रफल में, नामों में परिवर्तन किस प्रकार किया जा सकता है और कौन कर सकता है, ठीक। फिर देखिए अनुच्छेद 4 में, इसमें देखिए अनुच्छेद 2 एवं अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाई गई विधियां जिनके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची एवं पूरक, अनुसांगिक एवं अनुवर्ती मामलों में संशोधन किया जा सके, यानी जो चौथा अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत जो कानून बनाए जाएंगे उसमें किस प्रकार से संशोधन किया जा सकता है, उसमें किस प्रकार पूरक और अनुषंगी चीजों को शामिल किया जा सकता है
और पहली तथा चौथी अनुसूची भी जो मैंने आप लोग को पिछली क्लास में बताया था उसमें किस प्रकार से संशोधन या बदलाव किया जा सकता है उसके बारे में यह बताता है। ठीक, अब आगे देखिए, राज्यों का संघ, यानी भारत को देखिए कहा जाता है कि भारत राज्यों का संघ है, तो किस आधार पे कहा जाता है? देखिए अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया यानी भारत वजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा। यानी देखिए अनुच्छेद 1 में कह दिया गया है कि भारत राज्यों का समूह नहीं है बल्कि राज्यों का संघ होगा। देखिए यह व्यवस्था दो बातों को स्पष्ट करती है, एक देश का नाम और दूसरी राज पद्धति का प्रकार। यानी इससे हमें दो चीजों को स्पष्ट रूप से समझने में आसानी होती है कि भारत का नाम और उसकी राज पद्धति यानी प्रशासन के सिस्टम की किस प्रकार से प्रकृति है। ठीक, देखिए संविधान सभा में देश के नाम को लेकर किसी तरह का कोई मतैक नहीं था। यानी देखिए नाम को लेकर संविधान सभा में अपने देश के संविधान बनाने वालों के बीच में एक मत नहीं था। कोई कहता था कि इसका नाम प्राचीन रखा जाए यानी भारत ही रखा जाए, और कुछ लोग कहते थे कि इसका नाम इंडिया कर दिया जाए। तो देखिए कुछ सदस्यों ने सलाह दी कि इसके परंपरागत नाम यानी भारत को रहने दिया जाए, जबकि कुछ ने आधुनिक नाम इंडिया की वकालत की। इस तरह संविधान सभा ने दोनों को स्वीकार किया, इंडिया जो कि भारत। यानी देखिए इस जो अलग अलग मत था इसको दोनों सब लोगों ने आपस में डिसीजन लिया कि नहीं भारत भी रखा जाएगा और इंडिया भी रखा जाएगा। और कहा गया कि भारत एक संघ है। देखिए यद्यपि संविधान का ढांचा भी संघीय है। अब देखिए इसको डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी ने इसको अच्छे तरीके से लोगों को समझाया था और बताया था कि राज्यों का संघ जो शब्द है, उक्ति है, उसको संघीय राज्य के स्थान पर महत्व देने के दो कारण हैं। ठीक है, पहला, एक भारतीय संघ राज्यों के बीच में कोई समझौते का परिणाम नहीं है। यानी भारतीय राज्यों को मिलाकर जो भारतीय संघ बना है वो कोई समझौता नहीं है, बल्कि सभी राज्य मिलकर ही संघ का निर्माण किए। यानी अपने आप में यह एक अटूट गठजोड़ है जिसको अलग नहीं किया जा सकता। देखिए जैसे कि अमेरिकी संघ में और राज्यों को संघ से विभक्त होने का अधिकार नहीं। देखिए जैसे अमेरिका में है कि वहां राज्यों का संघ है, लेकिन वो एक समझौते के तहत सब शामिल हुए हैं और उसको संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन किया गया। लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं है। भारत में राज्यों के बीच कोई समझौता नहीं है, बल्कि भारत से विभिन्न राज्यों से मिलकर बना है। तो इसमें किसी प्रकार की समझौते की कोई बात ही नहीं है। देखिए, और राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार भी नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने मिलकर ही भारत बनाया है, तो समझौता नहीं किया है। ठीक है, तो इसीलिए भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है और इनको एक दूसरे से अलग होने का अधिकार नहीं। देखिए यह संघ है, यह विभक्त नहीं हो सकता। पूरा देश एक है जो विभिन्न राज्यों में प्रशासनिक सुविधा के लिए बटा हुआ है। यानी ये आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर ही इन्होंने इस चीज को बनाया है, वे विभक्त नहीं हो सकते। हम लोगों को अलग अलग राज्यों में इसलिए बांटा गया है कि प्रशासनिक सुविधा होगी, यानी प्रशासन को चलाने में आसानी हो, इसलिए अलग अलग नए नए राज्यों का गठन करके नामकरण कर दिया गया है। लेकिन है हम लोग एक ही। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। यानी पूरे भारत का जो क्षेत्र है उसको 3 श्रेणियों में बांट दिया गया है प्रशासनिक सुविधा से शासन चलाने के लिए। देखिए पहली श्रेणी है राज्यों के क्षेत्र। ठीक है, जो सामान्य रूप से राज्य इस समय दिखते हैं उनका क्षेत्र है। उसके बाद देखिए दूसरा है संघ क्षेत्र, यानी संघ राज्य क्षेत्र। तीसरी श्रेणी है देखिए
ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। यानी तीसरी श्रेणी ऐसे क्षेत्रों की है जो भारत सरकार उन्हें कभी भी अधिग्रहण कर सकती है। तो 3 प्रकार की श्रेणियों में पूरे संपूर्ण भारतीय क्षेत्र को बांटा गया है। अब देखिए आते हैं केंद्र शासित प्रदेशों एवं राज्यों का उद्भव कैसे हुआ। ठीक है, यानी ये कैसे कैसे बनाए गए। देखिए जब भारत आजाद हुआ था तो उसमें 2 प्रकार की राजनीतिक इकाइयां थी, एक ब्रिटिश प्रांत और दूसरे रजवाड़े। देखिए तो उस समय देखिए देसी रियासतें थी जो राजा के शासन के अधीन लेकिन ब्रिटिश राजशाही से संबंध थी। उस समय देखिए रजवाड़े थे और वो राजाओं के द्वारा शासित होते थे लेकिन वो अंग्रेजों से संबंधित होते थे। दूसरे थे ब्रिटिश प्रांत जिस पर अंग्रेजी सरकार का पूर्ण रूप से शासन चलता था। तो उस समय अपने देश में 2 प्रकार की राजनीतिक इकाइयां हुआ करती थी। अब देखिए जो देशी रजवाड़े थे उनको किस प्रकार से अपने देश में एकीकृत किया गया, उनको कैसे शामिल कर लिया गया अपने संघ राज्य क्षेत्र में। देखिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत 2 स्वतंत्र एवं पृथक प्रभुत्व वाले देश भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया गया। यानी आजादी के बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो 1947 था उसी के अंतर्गत अपने देश को 2 भागों में बांट दिया गया, भारत और पाकिस्तान। तो जो देशी रियासतें थी उनको 3 विकल्प दिए गए। देखिए जो देशी रियासतें थी उनको 3 विकल्प। देखिए देशी रियासतें कुछ भारतीय हिस्से में भी थी और कुछ पाकिस्तान वाले हिस्से में, तो इनको मौका दिया गया, ऑप्शन दिया गया और कहा गया या तो देखिए वे पाकिस्तान में शामिल हो या स्वतंत्र रहें या भारत में शामिल हो। ठीक है, उनको 3 ऑप्शन दिए, या तो भारत में शामिल हो जाइए, या तो पाकिस्तान में शामिल हो जाइए, या स्वतंत्र रहिए। ठीक है, तो उस समय अपने देश में 552 देशी रियासतें थी जो भारत की भौगोलिक सीमा में थी। यानी भारतीय भौगोलिक सीमा में 552 देशी रियासतें थी जिसमें से 549 देशी रियासतें अपने आप भारतीय क्षेत्रों में शामिल हो गई। लेकिन 3 रियासतें ऐसी थी जिन लोगों ने भारत में शामिल होने से मना कर दिया। वो देखिए कौन कौन से थी, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। इन तीनों लोगों ने भारत में शामिल होने से मना कर दिया गया किया और फिर बाद में इनको भारत में शामिल करने के लिए प्रयास करना पड़ा। देखिए यद्यपि कुछ समय बाद इन्हें भी भारत में मिला लिया गया। हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा मिलाया गया, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया गया और कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा मिलाया गया। यानी देखिए इन लोगों को जबरदस्ती, कुछ लोग जैसे हैदराबाद के ऊपर पुलिस कार्रवाई की गई, जूनागढ़ में वहां की जो जनता थी उससे वोटिंग कराई गई कि आप किसके पक्ष में रहना चाहते हैं, राजा के पक्ष में रहना चाहते हैं कि भारत संघ के पक्ष में रहना चाहते हैं, और कश्मीर को एक विलय पत्र पे हस्ताक्षर करके भारत में शामिल कर लिया। ठीक, देखिए इन देशी रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल और वीपी मेनन ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सरदार पटेल उस समय अपने देश के गृह मंत्री थे और वीपी मेनन एक आईएएस अधिकारी थे जिन्होंने देशी रियासतों के एकीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देखिए इन रियासतों को किस प्रकार से विलय किया गया उसी का वर्णन है। जम्मू एवं कश्मीर को देखिए 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा भारतीय क्षेत्र में शामिल कर लिया गया। फिर देखिए हैदराबाद को 17 सितंबर 1948 ईस्वी को पुलिस कार्रवाई द्वारा भारतीय क्षेत्र में शामिल किया गया और इस कार्रवाई का नाम रखा गया था ऑपरेशन पोलो। फिर देखिए जूनागढ़ को विलय करने की प्रक्रिया शुरू की गई और 9 नवंबर 1947 ईस्वी को भारत सरकार ने इस पर नियंत्रण कर लिया। फिर उसके बाद
20 फरवरी 1948 ईस्वी को वहां जनमत संग्रह करवाया गया और उसके बाद फिर 20 जनवरी 1949 ईस्वी को जूनागढ़ को समाप्त करके गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में इसका विलय कर दिया। तो इस प्रकार से इन देशी रियासतों को भारतीय क्षेत्र में शामिल कर लिया गया। अब देखिए बारी आती है राज्यों के पुनर्गठन, यानी जो प्रांत है वर्तमान में राज्य जिनको हम लोग कहते हैं, उनका पुनर्गठन किस प्रकार से किया गया। देखिए 1950 में संविधान ने भारतीय संघ के राज्यों को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया, यानी राज्यों को 4 भागों में बांटा गया था। देखिए भाग क, भाग ख, भाग ग, भाग घ, ठीक है। और ये संख्या में कितने थे? 29 थे, यानी चारों भागों को मिलाकर इनकी संख्या 29 थी। देशी रियासतों का शेष भारत में एकीकरण विशुद्ध रूप से अस्थायी व्यवस्था थी, यानी जिस प्रकार से देशी रियासतों को भारतीय क्षेत्र में शामिल कर लिया गया वो एक तरह से अस्थायी व्यवस्था थी। तो इसको देखकर बाकी के राज्यों ने विरोध करना शुरू कर दिया, ठीक है। और उसमें सबसे पहले ये देखिए जो विरोध था, देखिए देश के विभिन्न भागों विशेष रूप से दक्षिण से मांग उठने लगी कि राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन हो। और देखिए बहुत तेजी से विरोध होने लगा और राज्य मांग करने लगे कि हमारा जो पुनर्गठन है वो हमारी भाषा के आधार पर किया जाए, और इसके लिए दक्षिण भारत से बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन किए जाने लगे। इस विरोध प्रदर्शन को देखते हुए उस समय की तत्कालीन भारत सरकार ने कई समितियों का गठन किया और उनकी सिफारिशों के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। इस प्रक्रिया में देखिए सबसे पहले जो समिति गठित की गई थी उसका नाम था भाषाई प्रांत आयोग। इसे धर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बारे में देखिए इसकी स्थापना देखिए जून 1948 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा की गई। इसके अध्यक्ष एस.के. धर थे और एस.के. धर उस समय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश थे। इनकी अध्यक्षता में 4 सदस्यीय भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की गई, ठीक है। इस आयोग ने दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट पेश की और उन्होंने कहा कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर न किया जाए बल्कि प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किया जाए। इस रिपोर्ट के बाद वहां के दक्षिण भारत के एक प्रसिद्ध राजनेता थे जिनका नाम था पोट्टी श्री रामुलु। तो उन्होंने इसमें देखिए अनशन किया, भूख हड़ताल की। देखिए इससे अत्यधिक असंतोष फैल गया। परिणाम स्वरूप कांग्रेस द्वारा दिसंबर 1948 में एक अन्य भाषाई प्रांत समिति का गठन किया गया। देखिए इसमें ज्यादा लोग नाराज हो गए और इसको स्वीकार नहीं किया गया। फिर एक नई समिति का गठन किया गया और इस समिति में देखिए 3 लोग थे जिसके नाम पर इस समिति का नाम जेवीपी समिति रखा गया। जे का मतलब जवाहरलाल नेहरू, वी का मतलब वल्लभ भाई पटेल और पी का मतलब पट्टाभी सीतारमैया। देखिए इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया शामिल थे। इसके वजह से इसको जेवीपी समिति कहा जाता है। देखिए इसने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में पेश की और इस बात को औपचारिक रूप से अस्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा होनी चाहिए। इस आयोग ने भी इस बात को अस्वीकार कर दिया कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया जाए। फिर इसके लिए देखिए लंबा आंदोलन हुआ और जिसमें जो दक्षिण भारतीय एक कांग्रेस के नेता थे जिन्होंने 56 दिनों की भूख हड़ताल की और जिसके वजह से उनकी मृत्यु हो गई। और वो कांग्रेसी नेता कौन थे? पोट्टी श्री रामुलु, ठीक है। जिसकी इनकी हत्या हो जाने की वजह से उस समय की भारतीय सरकार को मजबूर होना पड़ा। विवश होकर उस समय एक पहले भारत के सबसे पहले राज्य को भाषा के आधार पर गठित करना पड़ा। देखिए अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर पहले राज्य के गठन के लिए मजबूर होना पड़ा।
जब मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को पृथक कर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भारत में भाषा के आधार पर गठित किया जाने वाला सबसे पहला राज्य कौन था, तो वो है आंध्र प्रदेश। और इसको मजबूरी में किया गया था, क्यों? क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन हो रहा था और इस विरोध प्रदर्शन की वजह से एक नेता की मृत्यु भी हो चुकी थी, इसलिए भारत सरकार को ये मांग माननी पड़ी और आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया। फिर उसके बाद देखिए आंध्र प्रदेश की उस समय की जो राजधानी थी वो कर्नूल थी। ठीक है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए राज्यों का व्यवस्थित तरीके से पुनर्गठन करने के लिए एक और आयोग का गठन किया गया, जिसका नाम रखा गया राज्य पुनर्गठन आयोग। इसको फजल अली आयोग भी कहा जाता है। देखिए आंध्र प्रदेश के निर्माण से अन्य क्षेत्रों से भी भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग उठने लगी। जब भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर गठित कर दिया तो अन्य राज्य भी मांग करने लगे, जिसकी वजह से भारत सरकार को एक अन्य समिति का गठन करना पड़ा। और देखिए इस समिति में देखिए 3 लोग थे। दिसंबर 1953 में इसका गठन किया गया और इसके जो अध्यक्ष थे वो फजल अली थे, जिसके वजह से इस आयोग का नाम फजल अली आयोग भी पड़ा। इसके 2 अन्य सदस्य जो थे वो के.एम. पणिकर और एच.एन. कुंजरू थे। ठीक है, ये लोग भी उस समय के कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता थे। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश की और इस बात को व्यापक रूप से स्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि राज्यों के गठन में भाषा को आधार बनाया जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने एक बात कही कि एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार किया। यानी इन्होंने कहा कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए, लेकिन एक राज्य एक भाषा का सिद्धांत सही नहीं है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। देख इनका मत था कि किसी भी राजनीतिक इकाई के पुनर्निर्धारण में भारत की एकता को प्रमुखता दी जानी चाहिए। यानी राज्यों का गठन भाषा के आधार पर कर दिया जाए, लेकिन पूरे देश की एकता को प्रमुखता दी जाएगी। यानी केवल एक ही भाषा के लोग यहाँ नहीं रहेंगे, बल्कि और भी भाषा के लोगों को रहने की छूट दी जाएगी। देखिए समिति ने किसी राज्य पुनर्गठन योजना के लिए 4 बड़े कारकों की पहचान की। 4 बड़े फैक्टर इन्होंने बताए। सबसे पहले इन्होंने कहा कि राज्यों का पुनर्गठन किया जाए, लेकिन इन 4 बातों को स्थान दिया जाए, इनका भी ख्याल रखा जाए। सबसे पहले इन्होंने क्या कहा कि देश की एकता एवं सुरक्षा की अनुरक्षण एवं संरक्षण को देखकर ही इनका गठन किया जाए। इनके गठन से देश की एकता और सुरक्षा को किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। दूसरी बात इन्होंने कही कि राज्यों के गठन में भाषाई व सांस्कृतिक एक रूपता होनी चाहिए। भाषा के आधार पर गठन किया जाए और वहां सांस्कृतिक रूप से भी एक प्रकार की एक रूपता यानी समानता दिखनी चाहिए। तीसरा इन्होंने फैक्टर बताया वित्तीय, आर्थिक एवं प्रशासनिक आधारों को भी देखा जाए, इनको अनदेखा न किया जाए। उसके बाद प्रत्येक राज्य एवं पूरे देश में लोगों के कल्याण की योजना और इसका संवर्धन किया जाए। यानी भारत में जितने राज्यों का गठन किया जाए सबका बराबर ख्याल रखा जाए और उसके कल्याण के लिए योजनाएं बनाई जाए और उसको संवर्धित किया जाए। ठीक, इस प्रकार देखिए आयोग ने सलाह दी कि मूल संविधान के अंतर्गत 4 आयामी राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त किया जाए। और इन्होंने कह दिया कि प्रारंभ में जो 4 प्रकार के राज्यों का वर्ग बनाया गया था, वर्ग क, वर्ग ख, वर्ग ग, वर्ग घ, उसको समाप्त कर दिया जाए और 16 राज्य एवं 3 केंद्रीय प्रशासित क्षेत्रों का निर्माण किया जाए। यानी ये अनुशंसा उस समय फजल अली आयोग के द्वारा दी गई। भारत सरकार ने देखिए बहुत कम परिवर्तनों के साथ इन सिफारिशों को जुलाई 1956 में स्वीकार कर दिया।
यानी इनकी जो सिफारिशें थी बहुत थोड़े बहुत परिवर्तन के बाद भारत सरकार ने इनकी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम को लागू किया गया और 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा भाग क और भाग ख के बीच की दूरी को समाप्त कर दिया गया। यानी भाग क और भाग ख में जो राज्य थे उनमें किसी आधार पर जो भी दूरी थी उसको हटा दिया गया, खत्म कर दिया गया और भाग ग को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। यानी क ख को एक साथ मिला दिया गया और ग को खत्म कर दिया गया। इनमें से देखिए, इनमें से कुछ को पड़ोसी राज्यों के साथ मिला दिया गया और कुछ को संघ शासित क्षेत्रों के तौर पर पुनः स्थापित किया गया। यानी कुछ राज्य क्षेत्र ऐसे थे जो आसपास के पड़ोसी राज्य थे उसमें मिला दिया गया और कुछ को संघ राज्य क्षेत्रों के आधार पर फिर से स्थापित किया। देखिए, परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। उस समय देखिए जब इसकी अनुशंसा लागू की गई फजल आयोग की, तो उस समय भारत में 14 नए राज्यों का गठन किया गया था। वो 14 राज्य देखिए कौन कौन से थे। देखिए, असम, बिहार, बंबई, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। ये देखिए उस समय गठित किए गए 14 राज्य थे। इसके बाद देखिए 6 केंद्र शासित प्रदेशों का भी गठन किया गया था। तो ये 6 केंद्र शासित प्रदेश देखिए कौन कौन से थे। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और छठवां था लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीन दीवी द्वीप। यानी देखिए इसमें से कुछ ऐसे जो राज्य हैं वर्तमान में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं और कुछ ऐसे हैं जिनको अभी भी केंद्र शासित प्रदेश ही रखा गया। जैसे देखिए जिसमें दिल्ली, अंडमान निकोबार और इसको इन तीनों को मिलाकर एक नाम रख दिया गया है जिसको हम लोग जानते हैं लक्षद्वीप के नाम से। तो ये है, ठीक है। अब आते हैं आगे। देखिए इसके बाद देखिए क्या किया गया, जो अपने देश में कुछ विदेशी प्रांत थे जैसे फ्रांस और पुर्तगालियों के द्वारा, उनको भी अपने देश के क्षेत्र में शामिल किया गया। देखिए नवंबर 1954 ईस्वी को फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियां, यानी उस समय फ्रांस का जिन जिन क्षेत्रों पर अधिकार था तो उसमें से पांडिचेरी, यनम, चंद्रनगर और कराईकल को भारत को सौंप दिया। यानी 1954 ईस्वी में फ्रांस की सरकार ने जिन क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर रखा था उन क्षेत्रों को अब भारत सरकार को सौंप दिया गया और 28 मई 1956 को इस संबंध में संधि पर हस्ताक्षर हो गए। इसके बाद इन सभी को मिलाकर पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का गठन किया गया। जब भारत को फ्रांस ने अपने क्षेत्र वापस कर दिए तब एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और जिसका नाम पांडिचेरी रखा गया। तो उसमें देखिए 4 क्षेत्र थे, पांडिचेरी, यनम, चंद्रनगर और कराईकल। इसके बाद देखिए भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 ईस्वी को गोवा, दमन और दीव की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की। ठीक है, अब देखिए पुर्तगालियों के अधिकार में जो क्षेत्र थे उसको भारत सरकार ने लेने के लिए उनके विरुद्ध कार्रवाई की। वो ऐसे देना नहीं चाह रहे थे, इसलिए भारत सरकार को उनके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ी और उन पर पूर्ण अधिकार कर लिया। 12वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन व दीव को प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके भारत का अभिन्न अंग बना लिया गया। देखिए 1954 में फ्रांस की सरकार ने अपने सभी क्षेत्र भारत को दे दिए, 56 में संधि हुई और 1961 में पुर्तगालियों के अधिकार क्षेत्र जो थे उसको भी भारत में शामिल कर लिया। अब देखिए नामों में परिवर्तन
इस प्रकार से भारत के उस समय के जो राज्य क्षेत्र थे उनके नामों में परिवर्तन किया गया। देखिए कुछ राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के नामों में भी परिवर्तन किया गया। देखिए संयुक्त प्रांत पहला राज्य था जिसका नाम परिवर्तित किया गया। देखिए संयुक्त प्रांत जो हमारा अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश है, इसका सबसे पहले नाम संयुक्त प्रांत था, जिसको देखिए 1950 में संशोधित करके उत्तर प्रदेश रख दिया गया। इसके बाद देखिए दूसरा जो नया नाम किया गया वो मद्रास का किया गया। 1969 ईस्वी में मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु रख दिया गया। फिर उसके बाद देखिए 1973 ईस्वी में मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक रखा गया। उसी वर्ष यानी 1973 ईस्वी में ही लक्षद्वीप, मिनिकॉय एवं अमीन दीवी का नया नाम लक्षद्वीप रखा गया। फिर देखिए 1992 ईस्वी में संघ शासित प्रदेश दिल्ली का नया नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली रखा गया और इसे बिना पूर्ण राज्य का दर्जा दिए ही, यानी उस समय दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली रख दिया गया और इसको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। यह बदलाव देखिए 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा हुआ, यानी 1991 में एक संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया और जिसके तहत दिल्ली का नाम बदला गया। फिर देखिए वर्ष 2006 में उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। फिर देखिए इसी वर्ष यानी 2006 में पांडिचेरी का नाम बदलकर पुडुचेरी किया गया। ठीक है, इस प्रकार देखिए अपने देश में कुछ राज्यों का नाम बदला गया था। देखिए अब देखिए राज्यों एवं संघ शासित राज्यों के नाम, उनके क्षेत्र, विस्तार को संविधान की पहली अनुसूची में भी बताया गया। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि पहली अनुसूची जो है संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित है, तो वही चीज यहां बताई। अब देखिए वर्तमान में अपने देश में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और राज्यों के संदर्भ में संविधान के उपबंध की व्यवस्था सभी राज्यों पर समान रूप से लागू है। यानी इतने भागों में इनको छोटे छोटे क्षेत्रों में बांटकर प्रशासनिक सुविधा के आधार पर रखा गया है, लेकिन भारतीय संविधान की जो भी व्यवस्था है, जो भी उपबंध है, वो सभी राज्यों पर समान रूप से लागू होते हैं, चाहे वह केंद्र शासित हो चाहे सामान्य राज्य हो। जो जैसी व्यवस्था जिनके लिए बनी है वो पूरा लागू। अब देखिए ये भारत का मैप है जिसमें देखिए इसमें कब कब किन किन राज्यों का गठन किया गया उसका देखिए एक ये मैप है। देखिए ऊपर से देखते हैं, देखिए लद्दाख राज्य जो देखिए अभी हाल फिलहाल में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित हुआ है 31 अक्टूबर 2019 को। देखिए जम्मू और कश्मीर को भी देखिए उसी दिन इन दोनों को बांट के अलग कर दिया गया और 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। देखिए फिर हिमाचल प्रदेश का गठन देखिए 25 जनवरी 1971 को किया गया था। पंजाब का देखिए 1966 में। देखिए 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना। फिर देखिए दिल्ली को यूनियन टेरिटरी 1956 में बनाया गया था और 1992 में इसको केंद्रीय संघ का हिस्सा बना दिया गया और इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया अब देखिए इसके बाद राजस्थान 1956 में गठित हुआ। फिर देखिए उत्तर प्रदेश का गठन 1950 में किया गया, बिहार का 1950 में किया गया। फिर देखिए सिक्किम को 1975 ईस्वी में भारतीय क्षेत्र में शामिल कर लिया गया। देखिए फिर मेघालय 1972 में। 1950 में देखिए असम का गठन हुआ था। 1987 में अरुणाचल प्रदेश, 1963 में नागालैंड, 1972 में मणिपुर, 1972 में ही देखिए त्रिपुरा, 1987 में मिजोरम। फिर देखिए 1956 में पश्चिम बंगाल और 15 नवंबर 2000 को देखिए झारखंड का गठन हुआ है।
फिर 26 जनवरी 1950 को देखिए उड़ीसा का, छत्तीसगढ़ का देखिए 1 नवंबर 2000 को, मध्य प्रदेश को देखिए 1956 में, गुजरात का 1960 में, महाराष्ट्र 1960 में, देखिए तेलंगाना 2014 में बना है, आंध्र प्रदेश 1953 में, उसी प्रकार देखिए गोवा 1987 में, कर्नाटक 1956 में, पुडुचेरी 1954 में, तमिलनाडु 1950 में, केरल 1956 में। इसमें देखिए सभी राज्यों का गठन जो है कब किया गया था वो सारी चीजें दी गई। देखिए कुछ राज्यों का गठन 1950 में हो गया था और कुछ राज्यों का गठन 1956 में हुआ। तो ज्यादातर राज्यों का गठन इसी समय किया गया था 1950 और 1956 में। जैसे मैंने आपको ऊपर दिखाया कि उस समय भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। फिर देखिए अंडमान और निकोबार को भी 1956 में ही अपने देश में संगठित कर लिया गया। ठीक, अब देखिए यद्यपि भाग 21 के अंतर्गत कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध है, यानी अब विशेष राज्यों का भी प्रबंध अपने देश में किया गया है। इन्हीं राज्यों में से कुछ राज्यों को विशेष श्रेणी के राज्य माना गया है और कहा गया है कि इन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। वो किस लिए दिया गया है इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए वर्तमान में 11 राज्य ऐसे हैं जिन्हें विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया है, जिसमें देखिए अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड है। यानी ये 11 राज्य ऐसे हैं जिनको अपने देश में विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। विशेष राज्य का जो दर्जा दिया जाता है अपने देश में वो गॉडगिल नामक एक विद्वान के द्वारा एक क्राइटेरिया तय किया गया था, फार्मूला तय किया गया था, जिसके आधार पर राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। देखिए किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस आधार पर दिया जाता है उसके लिए देखिए 4 महत्वपूर्ण पॉइंट जरूरी होते हैं, 4 महत्वपूर्ण कारक होते हैं। सबसे पहले कि उस राज्य का सामरिक दृष्टि से महत्व हो। सामरिक का मतलब होता है कि सैन्य दृष्टि से, ठीक है, सुरक्षा की दृष्टि से, तो उस दृष्टि से राज्य का महत्व होगा, तब उसे विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। दूसरी क्राइटेरिया क्या है कि राज्य की जो स्थिति होगी पर्वतीय तथा दुर्गम होगी, यानी वह राज्य ऐसा हो जो बहुत ही वहां का क्षेत्र पर्वतीय हो, वहां की आने जाने की जो सुविधा न हो, वहां बहुत दुर्गम क्षेत्र हो, लोगों को आने जाने में बहुत कठिनाई उठानी पड़ती हो, तो उसको विशेष राज्य का दर्जा दिया। फिर तीसरी है वहां की न्यून जनसंख्या घनत्व, यानी वहां का जनसंख्या घनत्व बहुत कम हो, बहुत थोड़े थोड़े लोग और दूर दूर रहते हो, जिसके आधार पर भी उसे विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता। और चौथी चीज है आर्थिक तथा आधारभूत सुविधाओं की दृष्टि से, यानी अगर वह राज्य आर्थिक रूप से और आधारभूत सुविधाओं की वजह से पिछड़ा हुआ है तो उसको विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता। देखिए इस समय भारत में बहुत से राज्यों के द्वारा विशेष राज्य की दर्जे की मांग की जाती है, और इसमें आपने देखा होगा सबसे ज्यादा बिहार राज्य के द्वारा हर समय मांग की जाती है भारत सरकार के द्वारा। अब देखिए विशेष राज्यों का जो दर्जा पाने वाले अपने देश में जो राज्य हैं उनको देखिए इस प्रकार से हम देख सकते हैं। देखिए असम को देखिए 1969 में दिया गया दर्जा, नागालैंड को देखिए 1969 में। देखिए 2 ऐसे राज्य हैं जो पर्वतीय हैं, बहुत दुर्गम हैं। उसी प्रकार देखिए हिमाचल प्रदेश भी देखिए पर्वतीय है, दुर्गम है। मणिपुर देखिए ये भी उसी तरह प्रकार का है 1972 में। मेघालय देखिए 1972 में, त्रिपुरा 1972 में, सिक्किम 1975-76 में, मिजोरम 1986-87 में, अरुणाचल प्रदेश 1986-87 में और उत्तराखंड को भी 2001 में। इसमें देखिए मैंने जम्मू कश्मीर को शामिल नहीं किया है, क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर को जो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था वो अभी 2019 में अपने देश की सरकार के द्वारा बदला गया था, लेकिन पुराने के आधार पर देखेंगे तो जम्मू कश्मीर को भी 1969 में ही विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है,
इसमें देखेंगे आप कुछ ऐसे राज्य हैं जो पर्वतीय हैं, दुर्गम हैं, और कुछ अपने देश के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ सीमा साझा करते हैं। जैसे देखिए मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, सिक्किम हो गया, मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये सब देखिए अपने पड़ोसी देशों के साथ सीमा भी साझा करते हैं, पर्वतीय भी हैं, दुर्गम भी हैं, और ये आर्थिक एवं जनसंख्या के क्षेत्र में भी छोटे छोटे। ठीक, अब देखिए केंद्र शासित प्रदेशों के गठन का कारण, यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको किस कारण से गठित किया गया। देखिए केंद्र शासित प्रदेशों के गठन का कारण, देखिए केंद्र शासित प्रदेशों के गठन के भी 4 कारण हैं, जिसमें पहला देखिए राजनीतिक व प्रशासनिक कारण। तो राजनीतिक और प्रशासनिक कारण के आधार पर केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली और चंडीगढ़ का गठन किया गया। सांस्कृतिक विभिन्नता के आधार पर देखिए पुदुचेरी, दादरा और नगर हवेली, इन दोनों को गठित किया गया है। सामरिक महत्व के आधार पर देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप को भी गठित किया गया। पिछड़े एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष व्यवहार व देखभाल के आधार पर देखिए मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया है, और बाद में इनको देखिए पूर्ण राज्य भी बना लिया गया। अब आते हैं देखिए जो हाल फिलहाल में अपने देश में राज्यों के गठन पुनर्गठन संबंधित कार्य किए गए हैं, जिसमें देखिए 6 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 जो जम्मू कश्मीर से संबंधित था, जो उसको विशेष प्रावधान दे रहा था, उसको क्या कर दिया गया, भारत सरकार के द्वारा समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और अनुच्छेद 35A को निरस्त कर दिया गया। अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A जो है जम्मू कश्मीर को विशेष प्रावधान देने से संबंधित था, इसको निरस्त कर दिया गया, और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एवं कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया। देखिए इसका जो विशेष प्रावधान था उसको बदल दिया गया, अब इसको 2 भागों में बांट दिया गया, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, देखिए जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, इन दोनों भागों में इसको बांट दिया। ठीक, उसके बाद देखिए संसद ने 27 नवंबर 2019 को लोकसभा और 3 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में एक विधेयक पारित किया, जिसके तहत दादरा व नगर हवेली तथा दमन और दीव को एक दूसरे में विलय कर दिया गया, और विधेयक 2019 के माध्यम से देखिए उपर्युक्त दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को विलय कर दिया गया, और यह प्रभावी कब हुआ था, 26 जनवरी 2020। ये देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे नवीनतम पुनर्गठित राज्य या राज्य क्षेत्र कौन सा है, तो वो देखिए है दादरा व नगर हवेली और दमन और दीव को एक साथ मिला। ठीक, आगे अब देखिए नए केंद्र शासित प्रदेश का नाम दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव है, इसकी राजधानी दमन हो गई। ठीक है, यानी इनके नामों को सम्मिलित कर दिया गया और इनको एक कर दिया गया। अब देखिए जो संघ राज्य क्षेत्र हैं उनका गठन पुनर्गठन कब किया गया। देखिए ये तो मैंने आपको ऊपर भी बता दिया था, एक बार यहाँ पे देख लीजिए। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह 1956 में, दिल्ली को 1956 में, लक्षद्वीप 1956 में, दादरा और नगर हवेली सबसे लेटेस्ट है देखिए 2020 में, पुदुचेरी 1954 में, चंडीगढ़ 1966 में, और लद्दाख जम्मू कश्मीर 2019। ठीक, अब देखिए इन केंद्र शासित प्रदेशों में 2 की विशेषता क्या है। देखिए दिल्ली और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र ऐसे हैं जहां का शासन अंशतः वहां के विधानमंडल एवं सरकार द्वारा चलता है, और अंशतः इसमें केंद्र सरकार की भूमिका रहती है। देखिए अपने देश में जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं
जहां पर विधान मंडलों का गठन किया गया है और वहां पर निर्वाचित एक मुख्यमंत्री होता है जिसके द्वारा वहां का शासन चलाया जाता है, और इसमें थोड़ा बहुत जो योगदान होता है भारत की सरकार का भी। ठीक है, बाकी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं देखिए, उनका प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए प्रशासक के द्वारा चलाया जाता है, जिसको उप गवर्नर कहा जाता है। ठीक, राष्ट्रपति उनको नियुक्त करता है और ये उस क्षेत्र का शासन चलाते हैं। देखिए उसके बाद देखिए अपने देश में कुछ क्षेत्रीय परिषदों का भी गठन किया गया है। देखिए टोटल 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं, जिसमें देखिए पहली क्षेत्रीय परिषद है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद। इसका देखिए मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसमें देखिए कौन कौन से राज्य हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली तथा चंडीगढ़। देखिए संपूर्ण भारत को 5 क्षेत्रीय परिषदों में बांटा गया है, तो उसमें कौन कौन से राज्य जो है किस किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आते हैं और उसका मुख्यालय कहाँ है, ये इसका वर्णन है। उसके बाद देखिए केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद है, इसका मुख्यालय देखिए प्रयागराज यानी अपने उत्तर प्रदेश में है। इसमें देखिए कौन कौन से राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ जो है केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद में है। उसके बाद देखिए पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है, इसका मुख्यालय देखिए कोलकाता में है। इसमें देखिए बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और सिक्किम शामिल है। अगला देखिए पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद है, इसका मुख्यालय मुंबई है। इसमें देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नगर हवेली तथा दमन दीव शामिल। और 5वां जो है वो दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद है, इसका मुख्यालय चेन्नई है। इसमें देखिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और तेलंगाना राज्य शामिल है। ठीक, अब देखिए भारत के जो राज्य हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी है। देखिए राजस्थान जो राज्य है उसकी राजधानी जयपुर है, उसमें 33 जिले हैं। इसका क्षेत्रफल देखिए 3,42,239 किलोमीटर है और भारत के क्षेत्रफल का यह 10.41 यानी भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य यही है। उसके बाद देखिए दूसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश, इसकी राजधानी भोपाल है। इसमें 52 जिले हैं। इसका क्षेत्रफल देखिए 3,08,245 वर्ग किलोमीटर है। यह भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.37% है। फिर देखिए तीसरा राज्य महाराष्ट्र है, इसकी राजधानी मुंबई है। इसमें 36 जिले हैं। इसका क्षेत्रफल 3,07,713 वर्ग किलोमीटर है। भारत के क्षेत्रफल का 9.36% है। फिर देखिए चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश है, इसकी राजधानी लखनऊ है। इसमें 75 जिले हैं। इसका क्षेत्रफल देखिए 2,36,286 वर्ग किलोमीटर है। यह संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 7.18% है। उसके बाद देखिए गुजरात है, इसकी राजधानी गांधीनगर है। इसमें 33 जिले हैं। इसका क्षेत्रफल देखिए 1,96,024 वर्ग किलोमीटर है। यह संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 5.96% है। उसके बाद देखिए कर्नाटक है, इसकी राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक में 30 जिले हैं। इसका क्षेत्रफल 1,91,791 वर्ग किलोमीटर है। यह 5.83% क्षेत्र को घेरता है भारत के। फिर देखिए अगला है आंध्र प्रदेश, इसकी राजधानी हैदराबाद है। इसमें 13 जिले हैं। इसका क्षेत्रफल देखिए 1,60,205 वर्ग किलोमीटर है। 4.87% क्षेत्र को घेरता है। उसके बाद देखिए उड़ीसा है, इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। इसमें 30 जिले हैं। ये 1,55,707 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका 4.73% भाग भारतीय क्षेत्र का है। फिर उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ है, इसकी राजधानी रायपुर है। इसमें 32 जिले हैं। यह 1,35,191 वर्ग किलोमीटर में है और ये 4.11% भारतीय क्षेत्र का है। फिर देखिए तमिलनाडु है, इसकी राजधानी चेन्नई है। इसमें 38 जिले हैं। यह 1,30,058 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को घेरता है। इसका प्रतिशत 3.95 है। फिर देखिए 11वें नंबर पर बिहार राज्य है, इसकी राजधानी पटना है। इसमें 38 जिले हैं। यह 94,163 वर्ग किलोमीटर को घेरता है। इसका प्रतिशत देखिए
2.86 है। उसके बाद पश्चिम बंगाल है, इसकी राजधानी कोलकाता है, इसमें 23 जिले हैं, यह 88,752 वर्ग किलोमीटर को घेरता है, यह 2.69% है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, इसकी राजधानी ईटानगर है, इसमें 25 जिले हैं, यह 83,743 वर्ग किलोमीटर को घेरता है, इसका प्रतिशत 2.54 है। फिर देखिए झारखंड है, इसकी राजधानी रांची है, यह 24 जिलों का राज्य है, इसका क्षेत्रफल देखिए 79,714 वर्ग किलोमीटर, यह 2.42%। फिर देखिए उसी प्रकार से इन सब का है। उसके बाद देखिए असम है, इसकी राजधानी दिसपुर है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश है, उसकी राजधानी शिमला धर्मशाला है, इसमें देखिए 34 जिले हैं, इसमें 12 जिले हैं। उत्तराखंड है, इसकी राजधानी देहरादून है, इसमें 13 जिले हैं। पंजाब है, इसकी राजधानी चंडीगढ़ है, इसमें 23 जिले हैं। हरियाणा राजधानी चंडीगढ़ है, 22 जिले हैं। फिर देखिए केरल, इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है, इसमें 14 जिले हैं। मेघालय, इसकी राजधानी शिलांग है, इसमें 11 जिले हैं। फिर देखिए मणिपुर, इसकी राजधानी इम्फाल है, इसमें 16 जिले हैं। मिजोरम की राजधानी आइजोल है, इसमें 8 जिले हैं। के बाद देखिए नागालैंड है, इसकी राजधानी कोहिमा है, इसमें 11 जिले हैं। 25वां राज्य त्रिपुरा है, इसकी राजधानी अगरतला है, इसमें 8 जिले हैं। सिक्किम देखिए अब 26वां राज्य है, इसकी राजधानी गैंगटोक है, इसमें 4 जिले हैं। गोवा देखिए इसकी राजधानी पणजी है, इसमें केवल 2 जिला है। तेलंगाना देखिए इसकी राजधानी हैदराबाद है, इसमें 33 जिले। तो इससे देखिए आपको पता चल गया कि कौन सा राज्य भारत के क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है और कौन से राज्य की राजधानी कहाँ है, कौन से राज्य में कितने जिले। तो आपको दिखा होगा कि गोवा एक ऐसा राज्य है जिसमें केवल 2 जिले हैं और उत्तर प्रदेश भारत का ऐसा राज्य है जिसमें सबसे अधिक जिले। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको इस मैप के द्वारा पता चल गई, इस चार्ट के द्वारा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग विभिन्न राज्यों के राजधानियों में परिवर्तन, यानी जो विभिन्न राज्य हैं अपने देश में उनकी राजधानियों में कब कब परिवर्तन किया गया। देखिए 1991 ईस्वी में केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम का नाम बदलकर तिरुवनंतपुरम कर दिया गया था और वर्तमान में भी यही नाम है। फिर देखिए 1996 में तमिलनाडु की राजधानी मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई कर दिया गया और वर्तमान में यही नाम प्रचलित है। 1996 में ही देखिए महाराष्ट्र की राजधानी बंबई का नाम बदलकर मुंबई कर दिया गया और यही अभी भी है। फिर देखिए 2001 में पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता का नाम बदलकर कोलकाता कर दिया गया है और अभी तक यही नाम है। फिर 2006 में कर्नाटक की राजधानी बंगलौर का नाम बदलकर बंगलुरु कर दिया गया। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है आज हम लोगों ने देखा है भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सारी बातें आप लोगों को एक बार भूगोल में भी देखने को मिलेगी, लेकिन गठन वगैरह के बारे में नहीं मिलेगा। बस ये देखने को मिलेगा कि भारत कितने राज्यों का क्षेत्र है, कितने पूर्ण राज्य हैं और कितने संघ शासित राज्य। तो इसको मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दिया गया, ये भाग 1 हो। अब इसके बाद की जो क्लास में हम लोग भाग 2 पढ़ेंगे और भाग 2 जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया है कि नागरिकता से संबंधित है। तो अगली क्लास में हम लोग भारत में नागरिकता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास में बस यही तक रखा जाए। मेरे साथ इतने देर तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।